हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम को मेजर करने का जो पहला मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि नेट प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। कई बुक्स में इसको इंडस्ट्रियल आउटपुट मेथड भी कहा गया है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक नेशनल इनकम के चैप्टर से लिया गया है और नेशनल इनकम के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो जो है एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एट द प्रोडक्शन स्टेज पे ही इसको मेजर कर लेता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने रॉ मटेरियल लिया 100 रुपये का और आउटपुट बनाई 150 रुपीज़ की, तो इसमें वैल्यू एडेड कितनी की आपने? 50 रुपीज़। ऐसे ही डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जितनी जितनी वैल्यू एडेड की, अगर हम उसको टोटल कर देंगे तो वो ग्रॉस वैल्यू एडेड बन जाएगी और ग्रॉस वैल्यू एडेड को जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। ठीक है। इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड measures national income as the sum total of the net final output produced at factor cost or net value added at factor cost by all producing units within the domestic territory ड्यूरिंग अ ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली अगर हमने इसमें नेशनल प्रोडक्ट निकालनी है तो हम सारे के सारे जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उसमें हम नेट वैल्यू एडेड निकालते हैं और उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाती है। सारे फॉर्मूले मैंने नीचे दिए हुए हैं। वैल्यू एडेड मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। के प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी है। क्लासीफाई होता है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखना कि रॉ मटेरियल कहाँ से आए और फाइनल आउटपुट किसने बनाई। द नेट आउटपुट मेथड रिक्वायर्स दैट नेशनल प्रोडक्ट इज मेजर्ड इंडस्ट्री वाइज। तो इस मेथड में हम इंडस्ट्री वाइज नेशनल प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तभी आंसर सही निकलेगा। देयरफॉर एज द फर्स्ट स्टेप द प्रोडक्शन यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स। तो प्रोडक्शन यूनिट्स को सर्टेन ग्रुप्स में जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन इकोनॉमी आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 ब्रॉड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको 3 टाइप से, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इस टाइप में हम प्रोडक्शन प्रोसेसेस के हिसाब से उनको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स which produce commodities by exploiting natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके जो भी सामान बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्शन की जाती है, वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अब पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स with the help of raw materials produced in the primary sector। जो भी प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बनता है उसको इस्तेमाल करके जो भी इंडस्ट्रीज में फर्दर प्रोडक्शन की जाती है उसे, उस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी into another type of commodity such as manufacturing clothes from cotton। कॉटन तो प्राइमरी सेक्टर से आया, क्लोथ किसने बनाया? इस सेक्टर ने बनाया। समझ गई बात? इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल आता है उसको कन्वर्ट करके उसकी कोई और शेप एंड साइज या कोई और प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टर्शरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन टेंजिबल गुड्स। नॉन टेंजिबल गुड्स होता है सर्विसेज जिसकी कोई फिजिकल शेप साइज नहीं होती, दैट इज सर्विसेज एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स विच प्रोड्यूस टेंजिबल गुड्स। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी फिजिकल शेप एंड साइज होता है। ये सेक्टर इनटेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करता है जिनको सर्विसेज कहा जाता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रेड आ जाता है इसमें, बाइंग सेलिंग, और इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज आ जाती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज आ जाती हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल सर्विसेज आ जाती हैं। सारी टाइप की सर्विसेज इस सेक्टर में आ जाती हैं। These 3 broad sectors in an economy are further divided into subsectors। इन सेक्टर्स के भी फर्दर सब सेक्टर्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर में। फॉर एग्जांपल
Primary sector is divided into agriculture, forestry, mining, etc. Classification of industrial sectors वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इंडस्ट्री टू कंट्री टू कंट्री वेरी करती है. हाउएवर इन इंडिया CSO हैज डिस्टिंग्विश्ड 15 सेक्टर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. जो CSO है उन्होंने 15 सेक्टर्स जो है कंसिडर करने को कहा है जब भी हम नेशनल इनकम निकालें इंडिया के हिसाब से. ठीक है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या हैं. सेकेंड स्टेप 2, एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस. हर एक एंटरप्राइजेस नेट वैल्यू एडेड निकालेगी. किस तरीके से? आउटपुट माइनस इनपुट करके. समझ की बात. द सेकेंड स्टेप of the value added method is estimation of value added at factor cost by each of the enterprises. हर एक enterprises का value added निकालना है at factor cost. ठीक है. National income is the value of final goods and services produced. जो भी final goods and services produce हुए उनकी value को total कर लेंगे तभी हम national income निकाल सकते हैं. Therefore we need to calculate the value added of final goods and services produced by each enterprise. हर एक enterprise ने कितनी value add कि ये हमें निकालना पड़ेगा. We insist on final goods and services so as not to include intermediate products and thereby avoid double counting. हम क्या करेंगे? हम सिर्फ final goods की वैल्यू को लेंगे, intermediate products की वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे, उनको एक्सक्लूड कर देंगे ताकि कहीं डबल काउंटिंग ना हो जाए. इन प्रैक्टिस डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय टेकिंग द वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस. तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का एक तरीका है कि हर एक एंटरप्राइज ने जो वैल्यू ऐड की है उसको हम लगातार ऐड करें. हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वैल्यू ऐड हुई है, प्रोडक्शन यूनिट ने जो वैल्यू ऐड की है उस वैल्यू ऐड को ही हम कंसिडर करें. वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. तो वैल्यू एडेड क्या होता है? जो भी उस कंपनी का आउटपुट है माइनस जो भी उसने इनपुट मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लिए. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट्स इनटू अ फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. तो जो भी हम प्रोडक्शन की स्टेज में रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं या इनपुट्स वगैरह लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहा जाता है. वैल्यू एडेड बाय द फर्म is the value the firm adds in the intermediate inputs to get the final output. तो वैल्यू एडेड क्या होता है? जो भी इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल के अंदर हमने वैल्यू ऐड की है ताकि उनकी जो फर्दर एक नया गुड बनाया जाए या फर्दर गुड की शेप साइज चेंज की जाए, तो जो भी रॉ मटेरियल में चेंजेस आते हैं उसी को वैल्यू एडेड कहा जाता है. द एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट बाय each enterprises involves the following steps. तो अगर हमने एस्टिमेशन करनी है नेट वैल्यू एडेड की फैक्टर कॉस्ट पे तो फॉलोइंग स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे. ए, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट by each enterprise is estimated by multiplying its product by appropriate market prices. जितना भी सामान बनाया उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है. दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए स्टॉक में कितना चेंज आया, स्टॉक कितना ऐड ऑन हुआ, वो प्लस जो आपकी सेल्स हैं वो भी आपको पता लगा देंगी कि आपने कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया है. The value so computed is called gross because it contains many duplicate items in the form of intermediate goods such as raw materials, fuel, coal, electricity and semi-finished goods. जो भी आपने वैल्यू एडेड की है या वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाई है उस वैल्यू ऑफ आउटपुट को जब टोटल करेंगे तो वो ग्रॉस की टर्म्स में आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट आइटम्स हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? रॉ मटेरियल की फॉर्म में, फ्यूल की फॉर्म में, कोल, इलेक्ट्रिसिटी या सेमी फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो सकती है. इसीलिए हमेशा जो भी आंसर निकलेगा वो ग्रॉस में निकलेगा शुरुआत में, हमें नेट में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउएवर cost of intermediate goods and services is already included in the value of gross output. इसी वजह से जो cost of intermediate goods हैं वो gross output में तो added ही होती हैं. मान लो हमने 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, 10 रुपये का माल बनाया 15 रुपीज़ का, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी फाइनल आउटपुट जो बनाई है हमने उसमें तो एडिड ही है. इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस ऑल्सो बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. इसको ग्रॉस इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अभी इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सक्लूड नहीं की, अभी हमने इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं की. तो सेकंड स्टेप आ जाता है बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड by an enterprise is calculated by deducting the value of intermediate consumption from
द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। पिछले स्टेप में हमने ग्रॉस आउटपुट निकाली थी कि टोटल आउटपुट कितनी है, और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए जितना भी हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल यूज़ किया उसको ग्रॉस आउटपुट से माइनस कर देंगे। यूज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो किसी भी गुड और सर्विस को बनाने के लिए, उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। वी नीड टू डिडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जितने भी हमने आउटपुट बनाया है उसमें में से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल के जितने भी हमारे खर्चे हैं वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सी पार्ट आ जाता है। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ईच एंटरप्राइज इज एस्टिमेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज एस्टिमेटेड इन द अबव स्टेप बी। अगर हमने नेट वैल्यू एडेड निकालनी है या नेट वैल्यू निकालनी है, उसको हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी नेट वैल्यू एडेड निकलेगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे निकलेगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हैं, दे आर डिडक्टेड सो एज टू अराइव टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी नेट वैल्यू एडेड निकलेगी शुरुआत में तो वो मार्केट प्राइस पे होगी, तो उसमें में से मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होती हैं, तो ही हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए कंसिडर करते हैं। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी डाल देते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, जो हमने टोटल आउटपुट बनाई इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस में से नेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस से ये फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक आउटपुट या एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक आउटपुट बाय एडिंग द net value added at factor cost by all producing enterprises in a sector, we get the net value added of factor cost at factor cost of that sector। हर एक सेक्टर का हम निकालेंगे जो भी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, उस सब को टोटल कर देंगे सारी एंटरप्राइजेस को, तो हमें पता लग जाएगा उस सेक्टर का नेट वैल्यू एडेड या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर का कितना है, और सारे सेक्टर्स का ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक आउटपुट आ जाएगी। द सम टोटल ऑफ द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री गिव्स अस द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसा कि मैंने कहा था, हर एक कंपनी का जो नेट वैल्यू एडेड है उसको टोटल कर लेंगे, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन सब का टोटल कर लेंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। फोर्थ स्टेप इसमें आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम एस्टिमेट करेंगे NFYA या NFIA जो भी आप कहते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इसमें में से ऐड कर देंगे, या अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कर देंगे, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इन द एस्टिमेशन या टू एस्टिमेट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फोर्थ एंड फाइनल स्टेप है NFIA या NFYA निकालो। नेट national product at factor cost, that is national income is obtained by adding net factor income from abroad to the domestic product at factor cost। तो domestic product at factor cost में प्लस कर देते हैं net factor income from abroad, तो हमें national income मिल जाएगी। अब national income को NNP@FC भी कहते हैं, ये क्या है NDP@FC, net domestic product at factor cost प्लस net factor income from abroad। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियसली इससे माइनस हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियसली इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी जो प्राइमरी सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का या टर्शरी सेक्टर का सबका टोटल कर लें, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में NDP@FC में NFIA ऐड करके ही नेशनल इनकम मिलती है। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जब भी आप इस्तेमाल करें तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें? वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। हमें फॉलोइंग जो है प्रिकॉशंस लेने हैं, फॉलोइंग जो है स्टेप्स को दिमाग में रखना है ताकि हम गलती ना करें या डबल काउंटिंग ना करें। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Value of goods produced for self consumption such as food grains produced by farmers for the consumption
ऑफ देयर फैमिलीज शुड बी इंक्लूडेड। जो भी आप गुड बना रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उनकी वैल्यू ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि फार्मर्स अपने खुद की कंजम्पशन के लिए जो फूड ग्रेन्स उगाते हैं वो भी नेशनल इनकम में ऐड होते हैं। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इनकम इन काइंड। जो भी हम बना रहे हैं अपने लिए वो एक टाइप की इनकम ही है ना, अगर हम वो किसी और से खरीदते तो हमें पैसे देने पड़ते। दीज गुड्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट एंड देयरफॉर डू नॉट हैव मार्केट प्राइस। ये क्योंकि हम मार्केट में नहीं बेचते, खुद की कंजम्पशन के लिए रखते हैं, तो इस वजह से हम इनकी मार्केट प्राइस को नहीं देखते। ठीक है, मार्केट प्राइस इनकी नहीं होती क्योंकि ये तो खुद की कंजम्पशन के लिए। देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड। इनकी वैल्यू एक टाइप की इम्प्यूटेड वैल्यू होती है या एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, तो इसको कंसिडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। On account production of fixed assets such as residential building by households and factor buildings by entrepreneurs should be included। जो भी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन करते हो फिक्स एसेट्स की, कि किसी प्रोड्यूसर ने कोई फैक्ट्री बना ली या फिर हाउस होल्ड वाले ने अपना कोई घर बना लिया, इसको भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट of owner occupied houses, very important, we should include the imputed rent of owner occupied houses। अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो रेंट तो नहीं ना दे रहे, तो वो चीज़ भी हम कंसिडर करेंगे। many people live in their own houses, काफ़ी लोग अपने खुद के घर में रहते हैं। they do not pay any rent, they are enjoying housing services similar to the people who are staying at in rented houses। तो खुद के घर में रह रहे हैं तो ज़मीन को एंजॉय कर रहे हैं, घर को एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही जैसे लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं तो उनका तो रेंट बच रहा है ना, तो वो वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है। टू टेक अकाउंट ऑफ द हाउसिंग सर्विसेज enjoyed by house owners, value of these housing services is estimated from the market rent of similar accommodation। तो सिमिलर घर के जो रेंटेड अकोमोडेशन है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सच एन एस्टिमेटेड रेंट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट। तो ये जो एस्टिमेटेड रेंट होता है कि अगर मैं कहीं और रहता तो इसका कितना रेंट होता है, उसको इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं और इम्प्यूटेड रेंट को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स। Services of housewives such as cooking meals and looking after the children are excluded from national income because there is no way of evaluating these services as they are performed out of love and affection। जो household जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज हैं, जो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना या बच्चों की केयर करनी, ये तो लव एंड अफेक्शन के लिए की जाती है ना, इसके लिए कोई वो तो नहीं है कि इसलिए की जाती है कि कोई पैसे का लालच है, इस वजह से इसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट होम एंड नेवर एंटर द मार्केट प्लेस। इन सर्विसेज को घर में ही कंज्यूम कर लिया जाता है और कोई मार्केट में तो जाके इसको बेचा नहीं जाता, इस वजह से इनकी जो मार्केट वैल्यू वो कंसिडर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मील्स कुक्ड बाय, मैंने मील्स के स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, जो भी मील्स बनते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने मान लो मील को कंसीडर किया, जो भी आपके घर में मील बनता है आपके मदर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप मील को कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से कि मील्स को जब आपके मदर बनाते हैं या कोई भी बनाता है आपके घर में या हाउस वाइफ्स बनाती हैं, तो उनको हम रेस्टोरेंट से थोड़ा कंपेयर करते हैं क्योंकि वो तो उन्होंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनाया है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मील्स कुक्ड एट होम by housewives are like meals cooked at restaurant, yet the value added in meals cooked at home is excluded from national income। हालांकि घर का खाना तो रेस्टोरेंट से भी बेटर होता है, तो रेस्टोरेंट में भी खाना बनता है, घर में भी बनता है, मगर घर के खाने को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन की वजह से बना है, ना कि पैसा कमाने के लिए बना है। सिमिलरली while the value of commercial daycare services is included in the national income, taking care of one's own child is excluded from national income। अगर आप कोई डे केयर के लिए कोई सर्वेंट लेके आते बच्चों के लिए तो उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती क्योंकि वो तो कमाई के लिए वो सर्विसेज दे रहे हैं, मगर अगर माँ अपने बच्चे को खुद पालती है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि मकसद पैसा कमाना नहीं होता, मकसद लव एंड अफेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो कि इंक्लूड नहीं होती। द नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक साल में उस साल में गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी वैल्यू को कंसिडर करता है। सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटीज और सेकेंड हैंड कमोडिटीज सच एज ओल्ड कार्स, ओल्ड हाउसेज, old painting
etc. are not included because these transactions have not contributed anything to the flow of goods and services in the current year. इनको खरीदने बेचने से करंट ईयर की जो कंजम्पशन, जो करंट ईयर की जो इनकम है, उसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। जो एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसी के बाय सेल करने से जो इनकम्स जनरेट होंगी, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, सेकेंड हैंड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वी डू हाउएवर इंक्लूड द कमीशन ऑफ ब्रोकर्स for the services provided by them in the sale of these commodities, since these services are performed performed in current year, performs लिखना था, performed in current year। तो सिंपल वर्ड्स में, करंट ईयर में जो भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदते बेचते हो, उसकी वजह से जो ब्रोकर होता है, जो बिचौलिया होता है या जो एजेंट होता है, उसकी जो कमाई होती है, उसको नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कमीशन के लिए ही काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, इनकी वैल्यू भी ऐड नहीं की जाती। सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम सिंस दे ओनली रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, नॉट एन एडिशन टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसमें एडिशन नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एसेट होता है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और ओनरशिप मूव करती है। हाउएवर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स हैं, जो सेल एंड परचेज करवाने में हेल्प करते हैं, वो जो कमीशन चार्ज करते हैं, उनकी जो कमीशन है वो नेशनल इनकम में ऐड होती है। ब्रोकर्स आर इंक्लूडेड, जो सर्विसेज ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, उनकी जो कमीशन है या ब्रोकरेज है वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। अब आ जाता है डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मैथड। कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। फर्स्ट आ जाता है, सबसे पहले थोड़ा इंट्रो लिखना जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मैथड इन्वॉल्व्स मेनी डिफिकल्टीज। तो सम ऑफ दीज डिफिकल्टीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो फर्स्ट आ जाती हैं अनसोल्ड अमाउंट ऑफ गुड्स एड टू इन्वेंट्रीज। हम जो भी अनसोल्ड हमारे पास माल पड़ा है, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो इन्वेंट्रीज को एड अप करता रहता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड in national income because these goods reflect current production of goods and services। जैसे जैसे हमारी इन्वेंट्रीज बढ़ती रहेंगी, ये नेशनल इनकम में ऐड तो होंगी। however there is the problem of valuation of inventories in view of the change in the prices over time। हमने जैसे ही गुड प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू तो ले ली कि इतनी है, 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, जो भी ले ली, बट जैसे जैसे हम इन्वेंट्रीज बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि जो हमने पहले प्राइस ले ली, अब इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं, सीजन चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, अब उनकी वैल्यू तो गिर गई, अब उस प्राइस पे तो वो नहीं बिकेंगी। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइसेस ऑफ इन्वेंट्रीज हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर चेंज होते रहते हैं तो नेशनल इनकम की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो पोजेस प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन को निकालना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेदर इट इज टू बी वैल्यूएटेड at the historical cost basis, that is the cost price when the capital goods are purchased, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लेंगे, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे लेंगे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कौन कौन से पुर्जे खराब हुए और हमें उसको चेंज करना पड़ा या पूरी मशीन को चेंज करना पड़ा। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। डेप्रिसिएशन को किस तरीके से निकालेंगे? अगर डेप्रिसिएशन ही अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा तो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट नेट में अच्छे तरीके से कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट, नेशनल इनकम अकाउंट्स are not very clear about whether certain products like education, transport expenses, etc. are final products or intermediate products। नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने में ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट्स में कंसीडर करें या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में कंसीडर करें। तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें वैल्यू एडेड मेथड ये बताने में समर्थ नहीं रहता, कि ये बताने में क्लियर नहीं रहता कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फाइनल गुड्स हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इन मैनी केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। वही बात दोबारा लिख दी। वेदर अ प्रोडक्ट इज फाइनल और एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज पे डिपेंड करता है। अब बनाना शेक या मैंगो शेक बनाने के लिए जो फ्रूट्स वगैरह ले लिए शेक बनाने के लिए, वो दुकानदार ने जब लिए तो वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो गया, और जब हमने लिए हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो एक ही चीज़ अलग अलग सिचुएशन में फाइनल गुड भी हो जाती है, इंटरमीडिएट गुड भी हो जाती है। फॉर इंस्टांस फ्लोर इज अ फाइनल गुड फॉर हाउस होल्ड। जो आटा लेके आते हो घर में वो आपके लिए फाइनल गुड है, बट इंटरमीडिएट गुड है बेकर के लिए जो ब्रेड वगैरह बना रहा है। समझ की बात? तो फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनली लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ सबसिस्टेंस एंड अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर
is a serious problem in the measurement of national income in underdeveloped countries. तो underdeveloped countries में डाटा ही अवेलेबल नहीं है. सब्सिस्टेंस सेक्टर में अगर हम देखें विलेजेस वगैरह में कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या जा रहा है. तो प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा क्वेश्चनेबल डाटा होता है. उसके बाद जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, अनऑफिशियल सेक्टर है, उसमें भी पता नहीं लग रहा कि क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं. समझ गए बात. तो जब डाटा ही अच्छा नहीं होगा तो नेशनल इनकम कहाँ से निकलेगी. तो इसको कंक्लूड करते हैं. The value added method of estimating national income gives us useful information about national income by industrial origin, that is share of different sectors in the national income. तो हर एक सेक्टर का जो वैल्यू एडेड निकाला जाता है, हर एक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है उनका वैल्यू एडेड निकाला जाता है. फिर उन इंडस्ट्रीज के जो सेक्टर्स के अंदर है उन सारे को टोटल करके जो आपका पूरे के पूरे सेक्टर का जो है निकाला जाता है सेक्टर वाइज वैल्यू एडेड. और फिर सारे के सारे सेक्टर्स का जब वैल्यू एडेड ऐड करते हैं तो हमें जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है. उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट वैल्यू एडेड मिल जाती है. फिर उसको नेशनल इनकम के लिए आगे कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनकम मैथड. ठीक है. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.